प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन पढ़ेंगे और आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर होगा और ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर 7 में दिया हुआ। तो बच्चों इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में सबसे पहले जो मैथमेटिशियन बताए थे उनका नाम है G.W. लेबनिज, जिनका कि कार्यकाल 1646 से 1716 तक, और ये जो है आपके जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो बच्चों मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाने से पहले कुछ जो पुराना जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए मैं थोड़ा उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने क्या पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव निकालना, और साथ में पढ़ा था आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने में आप क्या सीखे थे उसका हम लोग एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, ज्यामितीय अर्थ पढ़े थे क्या होता है। तो याद कीजिए ज्यामितीय अर्थ उसका क्या पढ़े थे। आप पढ़े थे कि कोई आपका एक कर्व है, वक्र है, और उस वक्र पे आपका कोई एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट आपका है, टेंजेंट लाइन है, और उस लाइन का जो स्लोप देता है, जो ढाल देता है, वही आपका dy/dx कहलाता है, यानी कि डेरिवेटिव कहलाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में भी इसका क्या यूज है, इससे क्या हम लोग करने जा रहे हैं, इस चीज़ को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं बताया थोड़ा सा उसी को मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आपका नोट्स भी बन जाए। तो क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग सबसे पहले पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने क्या पढ़ा था? आप पढ़े थे डेरिवेटिव्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े, समझ गए। और फिर आप पढ़े थे इसी में डेरिवेटिव में आप क्या पढ़े थे? तो आप पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। समझ के आप पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप क्या पढ़े थे कि आप पढ़े थे इसमें कर्व पे कोई एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़े थे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू ए कर्व, यानी कि एक वक्र पर स्पर्श रेखा का ढाल, समझ गए। यही हम लोग पढ़े थे। यानी कि इस प्रकार से था आपका, ये आपका कोई एक सपोज की कर्व है y बराबर fx, और ये आपका बाबू टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा,
और इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा, समझ गए, स्लोप यानी कि जो ढाल होगा वह आपका dy/dx देता है, समझ गए। तो यही हम लोग पुराना पढ़े थे और आपको याद भी होगा जब हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पढ़े थे तो इस तरह से हम लोग जो है स्लोप निकालते थे, समझ गए बच्चों। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़े थे, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया, ठीक। और अब इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। हालांकि यहाँ तो मैं लिखा हूँ इंटीग्रल, बोलिएगा सर कैलकुलस कहाँ से आ गया, तो कैलकुलस का ही आपका एक पार्ट है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग जो बेसिक क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, तो ये आपका है इस प्रकार से इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम लोग क्या करने जाएंगे, इसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े, इसलिए पढ़े क्योंकि कोई आपका कर्व है, इस कर्व पर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते। और इंटीग्रल कैलकुलस क्यों पढ़ेंगे, तो इसके पढ़ने का रीजन क्या है कि आपका मान लीजिए कि कोई एक कर्व है, सपोज कि आपका यह एक आपका कर्व है और ये जो आपका कर्व है y² बराबर 4ax। आप समझ गए होंगे कि y² बराबर 4ax आपका किसका इक्वेशन होता है, यह आपका एक पैराबोला है। पैराबोला का आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इस तरह से आपका पैराबोला होता है, समझिए। ये आपका एक पैराबोला होता है, ये आपका हो जाता है x y x डैश y डैश और ये आपका हो जाता है ओरिजिन, समझ गए। और यहाँ पर ये जो पैराबोला है एक दूसरा कर्व या स्ट्रेट लाइन के द्वारा सपोज की बाउंडेड, इस प्रकार से मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है x बराबर e। जब तक ये लाइन हम लोग नहीं खींचे थे तब तक ये पैराबोला आपका अनबाउंडेड था, यानी कि बंधा हुआ नहीं था। ये जितना आगे हम लोग बढ़ा सकते थे बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस पैराबोला को हमने एक लाइन x बराबर a के द्वारा इसे बांध दिया। तो देखिए, तो अब जो क्लोज रीजन है, क्लोज रीजन आपका क्या मिला, यानी कि जो बंद एरिया है, बंद एरिया आपको क्या मिला, तो बंद एरिया बाबू आपको मिला ये। ये जो है आपका क्लोज रीजन, यानी कि बंद आपका बंद आपका क्षेत्र है। और अब बात ये उठती है कि आप बताइए कि यदि इस चीज का आप एरिया निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो आप निकालिएगा कैसे? नहीं, हम लोग तो क्षेत्रफल निकालना किसका किसका अभी तक हम लोग सीख कर आए हैं। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी सर्किल का निकाल लेते हैं। हम लोग वर्ग यानी कि स्क्वायर का निकाल लेते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा है जिसका कि हम लोग क्षेत्रफल एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास है, समझ गए। क्लास 10 तक इसको हम लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन यदि इस तरह का आपका आ जाए तो इसका एरिया आप निकालिएगा कैसे, क्षेत्रफल निकालिएगा कैसे? तो यही क्षेत्रफल जो निकालने का तरीका है, वह तरीका हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे। यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस से आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं एरिया। किसका एरिया? तो बाउंडेड रीजन, समझिए। आप निकाल सकते हैं एरिया, और एरिया भी किसका बाबू? तो बाउंडेड रीजन का, बाउंडेड रीजन, समझ गए। तो एक आप रफली मीनिंग क्या समझे? रफली मीनिंग यही समझे कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग कोई एक क्षेत्र होगा जो बाउंडेड होगा, और उस बाउंडेड क्षेत्र का रीजन का हम लोग एरिया को निकालेंगे, क्षेत्रफल को निकालेंगे।
ठीक है, तो क्या होने वाला है इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दिया। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले क्या क्या पढ़ना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रल्स, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना, जो कि आपका दो भागों में आएगा। एक आपका आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके बाद इसका एप्लीकेशन आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बल्कि आप डेफिनिट इंटीग्रल्स कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि डेफिनिट इंटीग्रल में आप क्या पढ़िएगा, तो यह दो भागों में आपका बढ़ जाता है। एक हो जाता है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, और दूसरा आपका हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझिए, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो एक हम लोगों को पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा पढ़ना है हम लोगों को डेफिनिट इंटीग्रल्स, फिर हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या यूँ कहें कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है। और ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। और बच्चों, जो आपका इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल के बीच में एक कनेक्शन होता है, समझ गए, एक कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। समझिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल, इसके बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, जिसमें दो चीज़ आएगा, एक आएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, और दूसरा आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बच्चों? तो मुझे होप कि आपको इतना बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो है बाबू, अब आपका बात क्या होती है कि जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, ये भी पढ़ने का आपका दो तरीका होगा। इंटीग्रेशन पढ़ने का दो तरीका होगा। क्या तरीका होगा? इंटीग्रेशन पढ़ने का दो तरीका होगा। एक तरीका होगा आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए क्या बोले बाबू? तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा होगा इंटीग्रेशन इज समेशन। समझ गए क्या बोले? तो हम बोले कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने का भी दो तरीका है।
क्या तरीका है? एक है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा, और दूसरा है इंटीग्रेशन इज समेशन, यानी कि इसका दूसरा मीनिंग होता है कि समेशन को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो एक्चुअली में सम से ही लिया गया है। हाँ, क्या इसको लिखेंगे हम लोग? द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, ये इस तरह से एक बड़का एस हम लोग लिख देते हैं, समझ गए? इसको आप जो है कि घेर दीजिए। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, ये आपका एक्चुअल में एस होता है, और इस एस को कहाँ से लिया गया है? तो सम से ही लिया गया है। जैसे ये आपका जो सम है ना, ये सम का आपका पहला लेटर एस है, यही से हम लोग इसका सिंबल उठाते हैं। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, ये बड़की एस, which is the first letter of sum। तो क्या देखे बाबू, इंटीग्रेशन पढ़ने का दो तरीका है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज समेशन। और ये जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, यह एस, बड़का एस जो लिखते हैं हम लोग, यह एस कहाँ से लिया गया है? यह आपका सम का पहला लेटर होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी आपको बता दिया, क्या बताया, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। और फिर हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है। इसमें आपका एरिया बाउंडेड रीजन आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। और फिर मैं आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन को भी पढ़ने का दो तरीका है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक आपका इंटीग्रेशन इज समेशन। तो बच्चों अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ है। समझिए, यदि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो इसका यूज़ तो पता आपको चलनी चाहिए ना। तो एक यूज़ तो हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चलेगा कि आपको एरिया निकालना में इसका यूज़ है, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूँ। यूसेज, तो इसका यूजेस आपका है साइंस में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, प्रोबेबिलिटी में, और भी कई सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जहां पर हम लोगों को इंटीग्रल्स का यूज है, इंटीग्रेशन का यूज है। ठीक है, तो आइए बच्चों, अभी जो हम लोग पहला केस पढ़ रहे थे क्या था कि इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है डी, डिफरेंशिएशन। मैं इसको देखिए, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों कि डिफरेंशिएशन क्या था कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहता था और उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ क्या रहेगा
कि आपका किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही आपको दिया हुआ है और तब आपसे बोलेगा कि ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या है। हाँ, वही आपका कहलाता है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे लिखिएगा, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें आपको डिफरेंशिएशन निकालना नहीं है बल्कि वो दिया हुआ रहेगा। इंस्टेड ऑफ differentiating of a function, we are given a derivative and we need to find its primitive या इसी को हम लोग बोलते हैं और इंटीग्रल और ओरिजिनल फंक्शन। क्या बोले बाबू कि यहाँ पर आपको समझ गए, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपका डेरिवेटिव ही दिया हुआ है और डेरिवेटिव से हम लोगों को जो है क्या फाइंड करना है, तो प्रिमिटिव फाइंड करना है। प्रिमिटिव का दूसरा मतलब होता है इंटीग्रल या इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल फंक्शन को आपको निकालना है। यही जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। यानी कि आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। यानी कि एंटी डिफरेंशिएशन इसका मतलब ये हो गया, एंटी का मतलब जस्ट आपका उल्टा हो गया। तो इससे आपको इंटीग्रेशन की क्या डेफिनेशन मिला, तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन मिल गया कि आपको किसी फंक्शन का प्रिमिटिव निकालना यानी कि इंटीग्रल निकालना यानी कि ओरिजिनल फंक्शन निकालना ही आपका क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है इंटीग्रेशन। हाँ, दैट इज टू फाइंड द इंटीग्रल या प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना या प्रिमिटिव निकालना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ गए? तो यह आपका एक में डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। और भी इसको कई तरह से हम लोग और भी पढ़ेंगे लिखेंगे। तो पहले तो मैं कहूँगा कि इस चीज़ को आप क्या कीजिए, तो इस चीज़ को पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग जो है कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहला,
डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। आप जानते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/3 बाहर और एक्स क्यूब का कितना 3x², यानी कि सिंपली आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x²। और नंबर 3 डी बाय डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स बराबर ई पे पावर एक्स। नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, x³/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x², जैसा कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया। 1/3 कांस्टेंट है बाहर और x³ का 3x², 3 कट गया तो x² बच गया। और e पे पावर x का आपका डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े कि आपका जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करना है, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है कॉस एक्स, ये आपका पहले ही दिया हुआ है, आपको जो है कि यहाँ पर निकालना नहीं है। x³/3 का डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है x², e पे पावर x का डेरिवेटिव कितना है तो e पे पावर x है। तो इसके पहले मैं आपको क्या डेफिनेशन बताया था, एंटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या मैं आपको बताया था कि इसमें क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको ऑलरेडी पहले डेरिवेटिव दिया हुआ है, समझ गए, cos x x² e पे पावर x दिया हुआ है, ठीक, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो इसका जो है कि एंटी डेरिवेटिव जो ज्ञात करने का तरीका होता है वही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि cos x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया तो sin x। देखिए sin x का डेरिवेटिव कितना cos x, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sin x, यानी कि उल्टा। x³/3 का डेरिवेटिव कितना हुआ तो x², तो x² का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x³/3। e पे पावर x का डेरिवेटिव कितना हो गया e पे पावर x, तो e पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e पे पावर x। लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव या इंटीग्रल्स, समझ गए। एंटी डेरिवेटिव का कई सारा मैं नाम बता दिया, क्या नाम मैं बताया, तो इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं या इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ या प्रिमिटिव या इंटीग्रल्स ऑफ cos x is sin x, x² is x³/3 and e पे पावर x is e पे पावर x। फिर से मैं बता दूं, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, x³/3 का डेरिवेटिव x², तो x² का एंटी डेरिवेटिव x³/3, e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, e पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव e पे पावर x हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखती है, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल्स किसका, cos x का sin x हो गया, x² का x³/3 हो गया और e पे पावर x का e पे पावर x हो गया। अगेन देखिए तो d/dx ऑफ sin x प्लस c, जहां पर c आपका एक कांस्टेंट, समझ गए, c आपका क्या है एक कांस्टेंट है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, और c तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, नहीं तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। फिर आपका d/dx ऑफ x³/3 प्लस c, तो फिर इसका तो वही हो जाएगा x² हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, हाँ इसका x² हो गया एंड
डी बाय डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स प्लस सी, ये भी आपका कितना हो गया, ई पे पावर एक्स सी हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी हो गया, यानी कि cos x का इंटीग्रल कितना हो गया, sin x प्लस सी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। और ई पी पावर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, प्रिमिटिव कितना हो गया, ई पी पावर एक्स प्लस सी। जबकि यहाँ पर जस्ट पहले आप बोले थे कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी। तो हेयर क्या लिखिएगा, हेयर एंटी डेरिवेटिव, या इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या इंटीग्रल, या इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x plus c, x square is x cube by 3 plus c, and e पे पावर x is e पे पावर x plus c। ठीक है, अब देखिए आप क्या बोलने लगे, आप यहाँ बोले थे कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी। यहाँ आप बोले थे कि x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव x क्यूब बाय 3 है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव x क्यूब बाय 3 प्लस सी है। आप यहाँ पे बोले थे e पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव e पे पावर x है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि e पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव e पे पावर x प्लस सी है, जहाँ पर c आपका एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ गए। c आपका क्या है, तो c सबसे पहले बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर ही होगा, और इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और भी कुछ बाद में इसके बारे में बोलेंगे हम, समझिए, अभी बस इतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम आपको बोलते हैं कि c आपका बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई भी रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि कोई भी अपने मन से स्वेच्छ आप ले सकते हैं, 1 2 2.5 3 3.5 माइनस 3.5, इस तरह से आप ले सकते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तो एक लोचा लग गया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया, एंटी डेरिवेटिव कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। हालांकि एक चीज गौर कीजिएगा कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है, यहाँ पर cos x का एंटी डेरिवेटिव भी sin x ही है, लेकिन एक ठोक कुछ आपका जुटा है, और जो जुटा है वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि एंटी डेरिवेटिव जो है यह आपका यूनिक नहीं होता, समझ गए, यानी कि अद्वितीय आपका नहीं होता। इस चीज से हम लोगों को यही सीखने को मिलेगा। तो क्या लिखिएगा, 10 एंटी डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्रिमिटिव इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, यानी कि एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रिमिटिव यानी कि इंटीग्रल किसी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है, समझ गए, यूनिक आपका नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं कि मान लीजिए क्या कि d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स आपका कोई एक फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करने पर आपका स्मॉल एफ एक्स मिलता है, समझ गए, यानी कि कोई एक दूसरा फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर एक कोई और फंक्शन मिल गया, जहां पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, और यहाँ पर आई आपका इंटीजर नहीं बल्कि इंटरवल है, समझ गए। आई जनरली हम लोग जो है समझ लेते हैं, किसके लिए समझ लेते हैं, तो हम लोग इंटीजर के लिए समझते हैं, पूर्णांक संख्या के लिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आई आपको कोई एक इंटरवल है, समझिए, यहाँ पर इंटीजर आपका नहीं। तो ऑल्सो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तब भी ये एफ एक्स के बराबर होगा, जहाँ पर
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। समझ गए, जहां पर आपका x क्या है, तो x आपका i इंटरवल में है। तो fx को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैंने बड़की fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो छोटकी fx आ रहा है, बड़की fx प्लस c को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब भी आपका छोटकी सिर्फ fx ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि fx का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, fx, या यहां से fx का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, fx प्लस c, यानी कि यहां पर एक फैमिली मिलता है। समझ गए, जहां पर c का मान आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। यहां पर लिखिएगा तो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, c बिलोंग्स टू r। इस चीज को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए, क्या बोलते हैं बाबू, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर fx प्लस c fx का एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि आपका फैमिली। समझ गए, c का अलग अलग मान के लिए अलग अलग आपको वैल्यू मिलेगा। लिखिएगा 10 fx प्लस c इज द family of anti derivatives of the function f। समझ गए, यानी कि fx प्लस c आपका फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है, किसका, तो आपका fx। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको इतना भी समझ में आया होगा। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि बाबू इस चीज को आप लिखिए, और इसको जो है ना एक आपका लिखने का तरीका भी है। क्या तरीका है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं या फिर मैं इसके बाद बता दूंगा, पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तब फिर मैं बताऊंगा। ठीक, तो आइए बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों कि हम लोग जो लिखे, इसी को लिखने का क्या तरीका है, यानी कि हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे कि d/dx ऑफ fx प्लस c इक्वल टू fx। अब इस चीज को लिखने का एक तरीका है, वह तरीका है इस प्रकार से, इस तरह से fx dx बराबर fx प्लस c। समझ गए, ये जो हम लोग ऊपर लिखे इसी को एक लिखने का तरीका है। इस तरह से ये आपका साइन हो गया, किसका साइन हो गया, तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, fx dx बराबर fx प्लस c। और यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो है fx को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस fx को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। समझ गए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। x आपका कहलाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन fx dx को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। समझ गए, और ये जो आपका साइन है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बाबू क्या क्या हम लोग बोले इसको, मैं एक बार बता दूं कि इंटीग्रेशन fx dx बराबर fx प्लस c रहे, तो इस fx को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और
ये वाला एफ एक्स आपका कहलाता है इंटीग्रांड। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो आपका साथ के जैसा जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ गए? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यहाँ पर प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि क्या हो गया, आप इस तरह से कह सकते हैं, टू फाइंड एन इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या बोले? द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग चाहे तो यहां पर आप लिख दीजिए। हाँ, कैसे लिखिएगा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ गए बच्चों? तो होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और अब मैं बोलूंगा कि यस, एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हाँ, देखिए, डेरिवेटिव्स, और इधर आपका हो गया इंटीग्रल्स, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है? तो देखिए, हम लोग कुछ फॉर्मूला को अब निकालते हैं। कैसे निकलेगा? अब देखिए, नंबर 1, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n प्लस 1, एक्स पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बराबर आपका हो जाता है x पे पावर n। समझ गए? क्या बोले बाबू? कि d बाय डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x पे पावर n। और इसीलिए यदि आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx किसके बराबर हो जाएगा? x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट c, और यहाँ पर आपको n इज नॉट इक्वल टू -1 हो, क्योंकि n यदि -1 हो गया तो यहाँ पर आपका बटे में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है x पे पावर n। तो x पे पावर n का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल कितना हो जाएगा? तो x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जहां पर आपका n -1 के बराबर नहीं। ठीक है बच्चों? फिर देखिए, इन पार्टिकुलर d बाय डी एक्स ऑफ x, यानी कि x का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। देयरफॉर d बाय, बल्कि d बाय नहीं, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा बाबू? इंटीग्रेशन। यदि एक का आपका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक का एंटी डेरिवेटिव, यानी एक को छोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? dx ही मिलेगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा x। क्या बोले? एक बार फिर से सुनिएगा। हम बोले
कि x का डेरिवेटिव आपका होता है 1, तो 1 का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x। 1 का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x, और साथ में एक कांस्टेंट आप जोड़ दीजिए c। ठीक है, और फिर देखिए और भी मैं बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताऊंगा। नंबर 2, d/dx ऑफ e पे पावर x बराबर हो जाता है e पे पावर x, इसीलिए e पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव भी e पे पावर x ही आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, फिर आपका हो गया d/dx ऑफ log mod x। तो आप जानते हैं कि log x का आपका डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये 1/x होता है, इसीलिए 1/x का एंटी डेरिवेटिव आपका हो जाएगा log mod x प्लस c। ठीक, प्लस c। ठीक, फिर देखिए बाबू आपका 4 नंबर d/dx ऑफ a पे पावर x बाय log a ऑन दी बेस e। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस e है। यहाँ पर बेस कुछ नहीं, इसका मतलब बेस कितना है, तो बेस आपका e है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो a पे पावर x बाय log a ऑन दी बेस e का डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x, इसीलिए a पे पावर x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a पे पावर x बाय log a ऑन दी बेस e प्लस c। ठीक है, फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 5 नंबर d/dx ऑफ sin x बराबर कितना हो जाता है cos x। इसीलिए बाबू आपका जो है cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल यानी कि जो प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा, ये कितना हो जाएगा sin x प्लस c। और इसी प्रकार से आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर d/dx ऑफ माइनस cos x। तो cos x का तो होता है माइनस sin x, तो माइनस cos x का sin x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin x। हाँ, तो यहाँ पर एक आप लाइन खींच लीजिए, तो आपका जो है कि sin x का एंटी डेरिवेटिव आपका कितना हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। इसी प्रकार से देखिए d/dx ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 10x प्लस c। d/dx ऑफ माइनस cot x। तो पहले बताइए कि cot x का कितना होता है, तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि cosec स्क्वायर x, इसीलिए cosec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव आपका हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। और अब आपका 9 नंबर d/dx ऑफ sec x बराबर क्या होता है sec x इंटू 10x। तो आपका sec x इंटू 10x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो sec x प्लस c। बिल्कुल सब दिख रहा है, ठीक है। और 10 नंबर d/dx ऑफ माइनस cosec x। तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका cosec x इंटू cot x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, और फिर थोड़ा सा मैं इसको मिटा कर मैं ऐसे कर देता हूँ। 11 नंबर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x।
बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर देखिए बाबू, d/dx ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आपने ऑलरेडी माइनस को पहले ले लिया है तो प्लस ही हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से बच्चों आपका 13 नंबर d/dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का एंटी डेरिवेटिव आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। समझिए। तो और भी बहुत सारा फॉर्मूला है। अभी मैं कितना लिखा, अभी मैं 13 फॉर्मूला लिखा हूँ, 13 लिखा हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि बाबू पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं कुछ और फॉर्मूला को लिखता हूँ। ठीक है, आइए। आइए मैं कुछ और फॉर्मूला को लिखता हूँ। 13 तक हो गया था। 14 नंबर देखिए कि d/dx ऑफ माइनस कॉट इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। फिर देखिए बाबू 15 d/dx ऑफ सेक इनवर्स x बराबर होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव या इंटीग्रल आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार से d/dx ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/(-1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। फिर बाबू d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बाय a बराबर होता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। 18 नंबर d/dx ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स x बाय a बराबर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x बाय a प्लस सी। 19 नंबर d/dx ऑफ 1/a सेक इनवर्स x बाय a बराबर होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसीलिए आपका 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x बाय a प्लस सी।
और देखिए आपका 20 नंबर क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ -1/a कोसेक इनवर्स x बाय a बराबर होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर -1/a कोसेक इनवर्स x बाय a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, होप कि बच्चों आप लोग को ये बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए आपका 21 नंबर d बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो पहले लॉग साइन एक्स का कितना हो जाएगा 1/sin x, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी कि कॉस बाय आपका, समझ गए, कॉस बाय कितना हो गया साइन, तो कॉस बाय साइन का मतलब कितना, तो आपका हो गया कॉट एक्स। इसीलिए आपका कॉट एक्स का एंटीडेरिवेटिव लॉग साइन एक्स प्लस सी। फिर देखिए आपका 22 नंबर d बाय डी एक्स ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स बराबर, सबसे पहले माइनस बाहर, लॉग कॉस एक्स का कितना, तो 1/cos x, फिर cos x का कितना माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका कितना हो गया बाबू 10x। समझ गए, कितना हो गया 10x। इसीलिए जो है 10x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, समझ गए, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स पे पावर आप -1 दे दीजिए, यहाँ पे बाहर -1 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ये पावर में आ जाता है। और अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 1/cos x प्लस सी, और 1/cos किसके बराबर हो जाता है, sec के बराबर, यानी कि log sec x प्लस सी। यानी कि कहने का मतलब है कि 10x का जो इंटीग्रल है, यानी कि जो एंटी डेरिवेटिव है, वह आपका माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होगा या लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो मैं कहूंगा कि पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और मैं कुछ और फॉर्मूला को लिखता हूं। फिर देखिए आपका d बाय डी एक्स ऑफ 1/a tan इनवर्स x बाय a बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। और अब आपका 24 नंबर d बाय डी एक्स ऑफ -1/a, और आपका जो है कॉट इनवर्स x बाय a बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा -1/a कॉट इनवर्स x बाय a प्लस सी। और अब बाबू आपका 25 नंबर d बाय डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले लॉग है तो बटे में हो जाएगा 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर सेक एक्स का कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर से आप सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे आपका है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये दोनों कैंसिल, यानी कि कितना हो गया आपका हो गया सेक एक्स। और इसीलिए जब आप सेक एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालिएगा तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस, यहाँ पे मैं मॉड दे दिया,
समझ गए। हालांकि जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मॉड नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा। हालांकि लॉग में मॉड इसलिए दे देते हैं क्योंकि लॉग आपका निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगा दिए, समझिए, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, और बाबू अब आपका जो है 16 नंबर d/dx ऑफ लॉग, समझिए, लॉग cosec x माइनस cot x। तो पहले क्या है, 1 हो जाएगा कितना, cosec x माइनस cot x, फिर cosec x का कितना माइनस cosec x इंटू cot x, और आपका माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, एक माइनस पहले है तो प्लस आपका हो गया cosec स्क्वायर x। और अब बच्चों देखिए, तो आप यहां से क्या कीजिए, तो आप ऐसा कीजिए बाबू कि आप कॉमन ले लीजिए, समझ गए। तो क्या कॉमन आएगा, आपका cosec x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा cosec x, और यहां पर माइनस बच जाएगा आपका cot x, और बटे में आपका हो गया cosec x माइनस cot x, ये दोनों कैंसिल, तो आपको क्या बच गया बाबू, आपको मिल गया cosec x, और इसीलिए इंटीग्रेशन cosec x dx, यानी कि cosec x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, आपका हो गया log cosec x माइनस cot x प्लस कितना हो गया, तो प्लस c, समझ गए। तो अभी मैं कितना फॉर्मूला लिखा, तो अभी टोटल मैं आपको 26 फॉर्मूला को अभी मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर जो है और भी कुछ फॉर्मूला है जो कि जिसको कि हम लोग सिद्ध बाद में करेंगे, लेकिन एक क्लास में ऐसा करूंगा कि एक क्लास में मैं पूरे फॉर्मूले को एक साथ लिख दूंगा। हालांकि अभी आपका कितना फॉर्मूला हो गया, अभी आपका 26 फॉर्मूला हो गया, तो 26 फॉर्मूला ए, और भी जो फॉर्मूला होगा भले उसको सिद्ध हम लोग बाद में करेंगे, समझिए, उसको सिद्ध प्रूफ बाद में करेंगे, लेकिन एक साथ सारा फॉर्मूला आपका हो जाए ऐसा मैं एक दिन कर दूंगा। तो फिलहाल बाबू आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।